वंदे मातरम दोस्तों, मैं मनदीप सिंह पुणे आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई, लेकिन बिहार के अंदर बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों। बिहार के अंदर गर्म हवाएं चल रही हैं इस समय। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जिनको कहा जाता है, नीतीश कुमार जातीय जनगणना के बाद जिनका पलड़ा भारी चल रहा था, जो नीतीश कुमार बीजेपी को घेर रहे थे हर जगह जातीय जनगणना के बाद, अचानक से वो ही नीतीश कुमार बीजेपी के घेरे में आ चुके हैं दोस्तों। और बीजेपी ने भी उनको ऐसा घेरा कि नीतीश कुमार को अपने दिए गए बयान पे बार बार माफ़ी मांगनी पड़ रही है। जबकि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, उस बयान के अंदर नीतीश कुमार ने जनसंख्या को संतुलन करने के लिए क्या उन्होंने कदम उठाए हैं बिहार के अंदर, और जनसंख्या संतुलन के लिए एक महिला और पुरुष क्या कर सकते हैं, उनको क्या नहीं करना चाहिए, ये बयान उन्होंने बिहार की राजनीति में, बिहार विधानसभा के अंदर दिया। लेकिन उन्होंने कुछ इशारे ऐसे कर दिए दोस्तों, जिन इशारों के चक्कर में नीतीश कुमार जी फंसते चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत पुराने राजनीति के खिलाड़ी रहे हैं, और वही नीतीश कुमार आज बीजेपी की चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखते ही हैं कि नीतीश कुमार कैसे उस बयान को अपने संभालेंगे और कैसे राजनीति, बीजेपी की जो राजनीति हो रही है वहाँ से नीतीश कुमार जी कैसे निकलेंगे। राजनीति का खेल बड़ा प्यारा है दोस्तों, देखते हैं नीतीश कुमार जी कैसे निकलते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने महिलाओं को जागरूक किया है, उन्होंने लोगों को जागरूक किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, उसके तरीके क्या हैं। बस वो कुछ ज़्यादा ही डीपली चले गए और उनका समझाने का, जो इशारों में समझाने का जो तरीका था, वो उनके लिए हावी हो गया दोस्तों। उन्होंने तो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिला क्या कर सकती है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुष कैसे साथ दे सकते हैं, ये दोनों मिलके क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते जनसंख्या नियंत्रण के लिए। लेकिन ये समझाना ही उनके लिए भारी हो गया और नीतीश कुमार को एक दिन में कई बार माफ़ी मांगनी पड़ी, विपक्ष के आगे उनको झुकना पड़ा, अपने इस शब्दावली के लिए उनको विपक्ष के आगे झुकना पड़ा। तो दोस्तों देखते हैं आज नीतीश कुमार ने क्या कहा। उसके बाद नीतीश कुमार जी एक और बयान के अंदर फंस गए, जिसमें जीतन राम मांझी जी के साथ, उनके साथ बहुत गर्मा गर्मी हो गई और उन्होंने ये शब्द तक कह दिया कि ये तो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं था, इसको मुख्यमंत्री मैंने बनाया और ये मेरी मूर्खतापूर्ण हरकत हुई है। तो दोस्तों देखते हैं नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में आगे कैसे निकलते हैं, बीजेपी के दाव से वो कैसे निकल पाते हैं, निकल पाते भी हैं या नहीं निकल पाते, लेकिन उनका तजुर्बा कहाँ उनको काम आता है। तो इस समय बिहार की राजनीति बहुत गर्म हो रखी है दोस्तों। आइए देखते हैं नीतीश कुमार जी का वो बयान, जिसमें उन्होंने बिहार विधानसभा में समझाने की कोशिश करी कि जातीय जनगणना के बाद उन्होंने जो दूसरा मुद्दा उठाया था जनसंख्या नियंत्रण, और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी, महिलाओं को भी समझाने की, महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की थी कि महिलाएं क्या करें और क्या ना करें जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और पुरुष क्या करें और क्या ना करें। लेकिन वो इस बात से फंसते नजर आए और मोदी जी ने भी उनके ऊपर तंज कसा है दोस्तों कि नीतीश कुमार जी ये क्या बोल गए और कैसे गंदे गंदे इशारे नीतीश कुमार जी ने किए हैं। तो सुनते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए अब पहले क्या था। सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है
तो घबराहट काहे कह रहे हैं कि जतवा घट गया है? अरे काला घटेगा, आप धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना। तो ये जो हम लोग करा दिए, अब इन आंकड़ों से हमने शुरू में कहा था, इसकी पुष्टि हुई है। और यदि पत्नी मैट्रिक पास है तो देश में उसका प्रजनन दर 2 था। अब बिहार में भी कोई भी लड़की अगर मैट्रिक पास थी तो पता चला कि उसका भी 2, लेकिन अगर इंटर पास है तो देश में था 1.7 और हम लोगों के यहां बिहार में 1.6 ये हमको रिपोर्ट मिला। तो इतनी हमको यूरेका की भावना, इतनी खुशी हुई थी कि भाई हम लोग तेजी से इस काम को कराएंगे, और उसी का नतीजा है कि अब आप 2.9 पर पहुंच गए। और नीचे जाइएगा, सभी समाज की बात नहीं होबे करेगा, धीरे धीरे होगा ना। अरे तो अभी जो हो रहा है सबका आ रहा, चिंता मत करिए ना, तो धीरे धीरे बाकी सबको पढ़वाइए ना। अरे वो तो सबको सुनो ना, बैठन दिया था मुख्यमंत्री, नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। तो कहा था कि 10 वर्ष में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आज तक बिहार सरकार ने आरक्षण चाहे सेवाओं में हो या नामांकन में हो, कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार कि हाँ कितना हमने अभी तक दिया है, कितना आरक्षण है या नहीं है, ये सरकार सोची है? हमको मालूम है हुजूर, हमको मालूम है कि जहां तक गजेटेड एम्प्लॉइज के आरक्षण की बात जहां आती है और 1971 से रोस्टर नियम लागू है और अब तक 16% ही सही होना चाहिए था, लेकिन उनका आरक्षण अभी मात्र 3% है। तो 16% कैसे पूरा किया जाएगा, सरकार को ये सोचना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण आप बढ़ा दीजिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि रहे हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, असल समर्थन कर रहे हैं, पर भारी नहीं, सुन लीजिए बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बोल रहे हैं, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं अरे महोदय, भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता ही कहता रहता है
कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो, आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? थोड़ा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए नामांकन में आरक्षण का विषय था। हम इस पर बोलना चाह रहे थे पहले, जब सेवाओं में इन सब लोगों की नियुक्ति का जो प्रश्न आया संशोधन का, चूंकि कथित रूप में इनका जो जातीय जनगणना जो किया है उस पर इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। हमने पहले ही कहा है कि ये जातीय आधारित गणना जो हुई है एक कागजी हुई है, धरातल पर कोई गया नहीं है और हर समाज में जिसको कम होना चाहिए उसको ज्यादा किया गया है और जो ज्यादा है उसका कम दिखलाया गया है और धरातल पर अगर जाते तो सारी बात होती। ये कहना चाहते थे हम उस विधेयक पर, वहां पर माननीय अध्यक्ष महोदय हमको बोलने नहीं दिए। फिर जब ये आरक्षण की बात आई, नामांकन की बात आई शैक्षणिक संस्थाओं में, उस पर हमको बोलने का मौका दिया तो हम बोल रहे थे। हमने ये कहा कि हम आरक्षण दे देते हैं, नामांकन का नियम बना देते हैं, लेकिन क्या हम किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर में जब आरक्षण की बात दी थी तो हर 10 वर्ष पर समीक्षा की बात उन्होंने की थी, आज तक समीक्षा कोई नहीं किया है। यही बात हमने उठाया और हमने कहा कि गजेटेड ऑफिसर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका रोस्टर 1971 से लागू है और उस समय से आज तक कम से कम 16% आरक्षण मिलना चाहिए था प्रमोशन में, लेकिन आज मात्र 3% आरक्षण है। 16% करने में बहुत समय लगेगा, ये हम कहना चाह रहे थे। इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री तमक करके उठ गए और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। और हम उनके बारे में कहना चाहते हैं, वो बार बार तुम ताम की बात करते हैं। आप जोड़ लीजिए 1985 में वो विधायक बने, हम 1980 से विधायक हैं, उम्र में वो 74 साल के हैं, उम्र में हम 80 साल के हैं। तो वैसी परिस्थिति में तुम ताम करना कहाँ का उचित है, उसमें भी विधानसभा में। इसलिए हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, एक बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। देहात में कहा जाता है कि भले भैया सिर मुड़ाती है, उसको दोहे में चुचुअत होती है, कीड़ा काटता है तो वो सिर मुड़ाता है। उसी प्रकार से नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। तो दोस्तों आपने सुना नीतीश कुमार जी किस तरह से अपने ये दिए हुए बयान पे फंसते जा रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी आज जीतन राम मांझी जी को भी समझाते हुए नजर आए कि मैं मूर्ख था जो तुझे मुख्यमंत्री बना दिया, तू तो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं था। इसके बाद जीतन राम मांझी जी ने अपना बयान दिया कि मैं तजुर्बे में भी नीतीश कुमार में बड़ा हूँ और उम्र उनकी 80 साल के करीब हो चुकी है। नीतीश कुमार उनसे उम्र में भी छोटे हैं और तजुर्बे में भी छोटे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद भी उनको तू तड़ाक करके या तुम करके बात कर रहे हैं। तो ये राजनीति है दोस्तों। जो कभी मित्र होते थे वो आज दुश्मन हैं, जो कभी दुश्मन होते थे वो कभी दोस्त हैं। तो ये राजनीति का खेल बड़ा न्यारा है दोस्तों। ये राजनीति का खेल किसी की समझ में नहीं आया, कौन किस पर कब भारी पड़ जाए कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों।
जब से वो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बिहार के अंदर बहुत बदलाव करे हैं दोस्तों। बिहार वो पुराने वाला बिहार नहीं रहा है, बिहार के अंदर कई बदलाव आए हैं। बिहार वासी पहले से ज़्यादा संपन्न हुए हैं और धीरे धीरे करके बिहार जो है वो तरक्की के रास्ते पे दोबारा से चलता नज़र आ रहा है दोस्तों। ज़्यादा किस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार, मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, देश के कई बड़े बड़े नेता आज एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन उन शहीदों की याद नहीं आती जिन शहीदों की वजह से ये देश आज़ाद हुआ था। उन शहीदों ने क्या सोच के देश को आज़ाद कराया था कि आज हमारे नेता इस तरह से लड़ेंगे, धर्म के नाम पे, रंग, जाति के नाम पे लड़ा जा रहा है दोस्तों। ये देश उन क्रांतिकारियों का था जिन क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए अपनी जानें दी हैं, शहीद हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो आज भी समय है, बदलिए, सब मिलकर साथ चलें। इस तरह से लड़ाई झगड़े करके एक दूसरे को नीचा कहलाकर, भ्रष्टाचार कर कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश आगे तभी बढ़ेगा जब हम सब मिलकर चलेंगे। हम के लिए कैसे लड़ रहे हैं दोस्तों, भारत के नाम पर कैसे लड़ा जा रहा है दोस्तों। आज कुछ लाइनें याद आ गई स्वामी राम तीरथ जी की, जो उस समय के शहीद हुए हमारे योद्धा, क्रांतिकारी योद्धाओं के लिए जो लिखी गई हैं। हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे, हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे, हम नंगे उम्र बिताएंगे पर भारत पर जान मिटाएंगे। ये जज्बा था दोस्तों। क्या ये जज्बा हमें मिलता है? नहीं मिलता। वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।